किसी डिफेंडर तो फाइनली क्लास थर्ड लेके आ गए हैं। देखिए ऑलरेडी हिस्ट्री की 2 क्लास करा चुके हैं हम। ये क्लास थर्ड है। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें? सबसे पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर देखेंगे हम सारी, तीनों कार्नेटिक वॉर देखेंगे। इसके बाद हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात करेंगे। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद जो जो फाउंडर्स ने अपनी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था उन सब के बारे में देखेंगे, और उसके बाद एक एक करके सारे स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी प्रॉस्परस स्टेट था ये। तो ये तीनों टॉपिक इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर से। देखिए एंग्लो फ्रेंच वॉर में होता क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी की नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से स्टार्ट हो रही थी। इंडिया में आने से पहले से इनके बीच में स्टार्ट हो रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट थी ऑस्ट्रिया की। किस किस के बीच में थी? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ऑलरेडी ये चल रही थी। फिर क्या होता है, जब ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में ऑस्ट्रिया का कुछ नहीं था मतलब, बट मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ट्रेड का। एक्चुअली में दोनों चाहते थे, अपनी मोनोपोली चाहते थे इंडिया में कि कौन ज़्यादा ट्रेड कर सके और कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके इंडिया से। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये था इंडिया में, कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिकॉज ऑफ ट्रेड। बात करते हैं उस टाइम पे फ्रांसीसीज के पास जो हेडक्वार्टर था, उनका हेडक्वार्टर था पुडुचेरी। एंड ब्रिटिशर्स के टाइम, उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसी थी इनके पास। कौन कौन सी? कैलकट्टा, मद्रास एंड बॉम्बे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स काफ़ी फैल रहे थे। एंड फ्रांसीसियों ने क्या किया था, साउथ इंडिया में वो अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट कर्नाटका वॉर से। फर्स्ट कर्नाटका वॉर कब से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1746 से 1748 तक चली थी। उस टाइम पे 1744 में जो फ्रेंच गवर्नर था उसका नाम था डुप्लेक्स। काफ़ी काबिल गवर्नर था ये, और इसने काफ़ी जंग फ्रेंच को, फ्रांसीसीज को जिताने में मदद की थी। और ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे जो मद्रास में गवर्नर था उसका नाम था निकोलस मोर्स। 1746 में ही जो फ्रांसिस का डुप्लेक्स था उसे पता था ये कमज़ोर है, और डुप्लेक्स ने क्या किया, डुप्लेक्स अटैक्ड मद्रास एंड कॉन्कर्ड इट। बाद में ब्रिटिशर ने 4 लाख पाउंड थे वो डुप्लेक्स को प्रोवाइड किए, फ्रांसीसिस को प्रोवाइड किया, और उनसे रिटर्न में ले लिया मद्रास। पर जो फ्रांसीसिस थे उन्होंने अटैक करके ले चुके थे अपने पास। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दोनों के बीच में जंग छिड़ रही थी एक टाइप की। ब्रिटिशर्स अटैक्ड पुडुचेरी। उन्होंने पुडुचेरी को कॉन्कर करने की कोशिश की, बट दे गॉट डिफीटेड। उनको वहाँ से हार मिलती है। और 1748 में ही एक ट्रीटी साइन होती है, इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है। इसका नाम है आइले चैपल। ये एक्चुअली में इंडिया में साइन नहीं हुई थी, ये ब्रिटिशर्स की यूरोप में साइन हुई थी। किसके बीच में? फ्रेंच और फ्रांसीसीज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। बट इट वॉज साइंड इन यूरोप में साइंड होती है। बट क्योंकि ये संधि बाहर साइन हुई और रिश्ते अच्छे बन गए थे उनके बाहर, इसलिए इंडिया में भी इन्होंने इसको कम करने की कोशिश की और संधि बनाने की कोशिश की दोनों ने एक दूसरे के साथ। इसके बाद ही स्टार्ट होती है सेकेंड कर्नाटक वॉर। दिस वॉज फ्रॉम 1749 टू 1754। देखिए संधि तो इनकी हो गई थी, बट रीज़न क्या थे? रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ा रीज़न था 1748 में डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क। ये हैदराबाद का निज़ाम था, और उस टाइम पे सक्सेसरशिप की एक लड़ाई छिड़ गई थी इनके बीच में, और यही रेवलरी थी। और दोनों क्या चाहते थे, ये तंजौर पे दे वॉन्ट टू क्या करना चाहते थे, अधिकार लेना चाहते थे अपना तंजौर पे। दोनों अधिकार लेना चाहते थे। इसी के लिए 1749 में एक वॉर छिड़ती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ अम्बोर। इसमें क्या था, जो फ्रांसीसी थे डुप्लेक्स होता है वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को सपोर्ट करता है, और जो ब्रिटिशर थे वो सपोर्ट कर रहे थे अनिबरुद्दीन को। ये अनिबरुद्दीन कौन था? ये सन था दोस्त अली का। उस टाइम पे जो कर्नाटका का जो राज कर रहा था वो दोस्त अली का रहा था, उसी का बेटा था अनिबरुद्दीन। और इस वॉर में डुप्लेक्स जीत जाते हैं, और अनिबरुद्दीन को ही वॉज किल्ड, इसको मार दिया जाता है।
और जो कर्नाटका का थ्रोन वो किसके हाथ में दे दिया जाता है? चंदा साहब के हाथ में। द कर्नाटका थ्रोन वॉज गिवन टू चंदा साहब बाय डुप्लेक्स। फिर 1750 में क्या होता है? जो नसीर जंग था वो अटैक करता है कर्नाटका को, बट उस टाइम पे डुप्लेक्स काफ़ी मजबूत और दमदार था, वो इनको हरा देता है। और डुप्लेक्स क्या करता है? डुप्लेक्स किल्ड हिम। और जो मुजफ्फर जंग था, मुजफ्फर जंग वॉज अपॉइंटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद बाय डुप्लेक्स। और 1751 आते आते जो फ्रांसीसी थे वो पूरा कॉन्कर्ड कर लेते हैं साउथ इंडिया। होल साउथ इंडिया वॉज कॉन्कर्ड बाय डुप्लेक्स, क्या? बाय फ्रांसीसीस। उसके बाद क्या होता है? 1754 में डुप्लेक्स रिटर्न टू फ्रांस। और 1755 में एक और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसीस। इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड कर्नाटका वॉर। देखिए अभी तक तो फ्रांसीसीस का पूरा दमदार था, काफ़ी जगह वही कब्जा कर रहे थे और अपना पूरा हुकूमत जमा रहे थे। पर थर्ड कर्नाटका वॉर में सब कुछ चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? ये 1756 से 1763 था। इसी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी जाती है 1757 में। कौन सी? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ जो प्लासी थी ये इसी में ही, ये किसके बीच में थी? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल डेट टाइम। इस वॉर में रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और वो सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है। इसी वॉर में जो ब्रिटिशर्स थे उन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड 1760 में सबसे इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटका वॉर, बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश। बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश लड़ी जाती है किसके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीस के बीच में। और इसी वॉर में ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रांसीसीस। और उसके बाद 1763 में एक और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसके बाद क्या होता है? जो फ्रांसीसीस थे उनका एफर्ट ख़त्म हो जाता है। ये किसके बीच में होती है? बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रांसीसीस। एंड आफ्टर दिस वॉर फ्रांसीसीस एफर्ट्स टू विन द इंडिया, होल साउथ इंडिया, वो एंड हो जाता है। फ्रांसीसीस के एफर्ट एंड हो जाते हैं यहीं पे, और यही ख़त्म होता है थर्ड कर्नाटका वॉर। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कब की बात है? 18th सेंचुरी की बात है। देखिए जब स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी का, उस टाइम में मैंने बताया था 21 सूबे हुआ करते थे। 21 सूबे कहाँ कहाँ थे? एक सूबा था अफगानिस्तान में। जो 14 सूबे होते थे वो नॉर्थ इंडिया में होते थे। एंड द रेस्ट सिक्स सूबे देवर इन साउथ इंडिया। ये टोटल 21 सूबे हुआ करते थे। बट जैसे ही 1707 में औरंगजेब डाइट, तो एक पूरा मुग़ल साम्राज्य में हलचल मच जाती है। हलचल कैसे मचती है? पहले औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर, और इसके मरते ही औरंगजेब में क्या होता है? औरंगजेब के मरते ही एक सक्सेसरशिप की लड़ाई शुरू हो जाती है पूरे मुगल्स में, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये सारे। और क्या करते हैं ये लोग? जो जो जहाँ जहाँ के नवाब से या फाउंडर्स से कुछ भी थे, वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले स्टेट देखते हैं एंड फाउंडर्स या नवाब से देखते हैं जिन्होंने अपने 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 आप को इंडिपेंडेंट बोलना स्टार्ट कर दिया था या घोषित कर दिया था। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट अवध। अवध में उस टाइम पे कौन थे? सादत खान, इन्हीं को बोला जाता है बुरहानुल मुल्क। नेक्स्ट था बंगाल। बंगाल में कौन थे? मुर्शिद कुली खान। तीसरा था दक्कन, इनका कौन था? निज़ामुल मुल्क या चिनकलिच खान। चौथा है रोहिलखंड, इसका कौन था? वीर दाऊद या
अली मोहम्मद खान। अवध के थे सादत खान। नेक्स्ट था बंगाल। बंगाल में कौन था? मुर्शीद कुली खान। उसके बाद था दक्कन। दक्कन में कौन थे? निज़ामुल मुल्क, जिनको चिंगेज खान कहा जाता है। उसके बाद थे रोहिलखंड। रोहिलखंड में थे अली मोहम्मद खान। इसके बाद कर्नाटका। कर्नाटका में कौन था? सादतुल्ला खान। नेक्स्ट है फिफ्थ भरतपुर। भरतपुर में कौन था? चूरा मंजाट। नेक्स्ट है राजपूताना। इसमें कौन थे? अजीत सिंह। नेक्स्ट है पंजाब, सिख। इनका कौन था? बंदा सिंह बहादुर। नेक्स्ट है मैसूर। इसमें थे हैदर अली। नेक्स्ट है ट्रांकोबार। इसके थे मार्तंड वर्मा। एंड लास्ट थे मराठा या पेशवास। मराठा में थे शिवाजी, और जो पेशवा थे उसमें थे बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि मराठा उस टाइम पे वीक पड़ रहे थे, इस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में एक एक करके सारे स्टेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बंगाल उस टाइम पे क्या था? ये पूरा वेस्ट बंगाल का पार्ट था। वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ ईस्टर्न पार्ट हो गया बिहार और झारखंड का ईस्टर्न पार्ट। ये पूरा उस टाइम पे बंगाल था। अगर उस टाइम पे पूछा जाए कि मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट कौन सा था मुगल्स का, तो वो बंगाली था, जिसमें सबसे ज़्यादा कब्जा किया था इन्होंने। और बंगाली में क्या किया था? सबसे ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हो रही थी। किसकी? ब्रिटिशर्स, डचेज एंड फ्रेंच की। 1700 में जो औरंगजेब है, इसने अपॉइंट कर दिया था मुर्शीद कुली खान को। ही अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज सूबेदार ऑफ बंगाल। उस टाइम पे कैपिटल क्या थी बंगाल की? ढाका। पर जैसे ही मृत्यु 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, मुर्शीद कुली खान को अपने आप को क्या कर देता है? इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, और मुर्शीद कुली खान बन जाता है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान, ही बिकेम फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और ही फाउंडेड, ये एक सिटी फाउंड करता है, एक सिटी बनाता है नेम्ड मुर्शिदाबाद। और अपनी जो कैपिटल है ये ढाका से, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। और इसी के बाद मैंने एक बार आपको बताया था 1707 में एक चीज़ होती है, जब फारूक शियार था उस टाइम पे मुगल एम्परर, तो उसने क्या कर दिया था? एक गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया था। ही गेव गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स। गोल्डन ऑर्डिनेंस क्या देता है कि ट्रेड फ्री, जो टैक्स लगता था, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं ये लोग बंगाल में। इसी का गोल्डन ऑर्डिनेंस दे दिया था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को फारूक शियार ने। वॉज गिवन बाय फारूक शियार। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट नवाब क्या आता है? शुजाउद्दीन बनते हैं नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये 1727 से 1739 से रहते हैं। और ये कौन था? ये सन इन लॉ था मुर्शीद कुली खान का। 1733 में ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। ही कॉन्कर्ड बिहार। ये बिहार को जीत लेता है, और वहाँ पे अली वर्दी खान था, उसको सूबेदार बना देता है अपने बंगाल का, सॉरी सूबेदार बना देता है बिहार का। उसके बाद थर्ड नवाब बनता है सरफराज खान। सरफराज कौन था? ही वॉज सन ऑफ शुजाउद्दीन। और ये एक टाइटल लेता है, पूछा जाता है, ही टुक द टाइटल ऑफ आलम उद्दौला हैदर जंग। पूछा जाता है कौन टाइटल लेता है आलम उद्दौला हैदर जंग का, तो वो सरफराज खान लेता है। और इसी के टाइम पे एक बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ घेरिया, सॉरी बैटल ऑफ घेरिया। इसमें क्या था?
ये होती है सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। अलीवर्दी खान कौन था? ये सूबेदार था बिहार का उस टाइम पे। ये क्या करता है? ही डिफीटेड सरफराज खान और ये बन जाता है, ही बिकम्स नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। कहा जाता है जो अलीवर्दी खान था ये सबसे काबिल वो था, नवाब था बंगाल का। अलीवर्दी खान बिकम्स नेक्स्ट, ही बिकम्स नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। और कहा जाता है अगर कोई ग्रेटेस्ट नवाब हुआ है बंगाल का उस टाइम पे तो वो यही था। 1751 में पर क्या होता है, जो मराठा से दे अटैक्ट उड़ीसा, और जो मराठास का उस टाइम पे जो आर्मी चीफ था वो कौन था? रघुजी भोसले थे। और जो उड़ीसा था वो मराठास को दे दिया जाता है। उसके बदले ये क्या करते हैं, ये 12 लाख रुपीज़, दे टेक 12 लाख रुपीज़ पर ईयर, सॉरी पर ईयर एज चौथ टू मराठास। और 1756 में उसके बाद डेथ हो जाती है किसकी? अलीवर्दी खान की। कैसे? एज डिसेंट्री, ड्यू टू डिसेंट्री, डिसेंट्री से इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला खान। सिराजुद्दौला खान बिकम्स नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल 1756 टू 1757। 4 जून एक डेट है 1756। सिराजुद्दौला क्या करता है? सिराजुद्दौला ही अटैक्ड कासिम बाग ऑफ कैलकटा। ये अटैक कर देता है, उसके बाद ब्रिटिशर इसके सामने सरेंडर हो जाते हैं। उसके बाद 16 जून 1756 में जो सिराजुद्दौला है ही अटैक्ड फोर्ट विलियम्स ऑफ कैलकटा। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे वो किलाबंदी कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही काफ़ी स्पीड से कर रहे थे और पूरा किलाबंदी इन्होंने कर दी थी। इसी से नाखुश था सिराजुद्दौला और इसने अटैक कर दिया फोर्ट विलियम्स में कलकत्ता में। और इसके बाद इसने कलकत्ता का नाम चेंज करके ही चेंज द नेम ऑफ कलकत्ता टू अलीनगर, ये इसका नाम चेंज कर देता है। चलो इतने रहते हैं आज के लिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी।